हाँ सर। हाँ सर, रेडी। ओके। तो कल वाली जो हमने लास्ट फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, एक बार फटाफट उसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों से मिलके बनती है। मार्जिनल कॉस्ट का पहले जैसा ही फॉर्मूला है, TCN माइनस TCN-1, या फिर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। फिर एवरेज कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड एवरेज कॉस्ट का दूसरा एक और जो फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट। फिर आता है AFC, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड ABC आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, चलिए। यस सर। ठीक है। अभी ये एक टेबल है, इस टेबल से हम सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखो, इस टेबल में आपको क्या क्या गिवन है। क्वांटिटी गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। सो दीज थ्री थिंग्स आर गिवन। ये तीन चीजें आपको दे रखी है। अब आपको इससे क्या निकालना है, एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। TFC प्लस TVC। यस। तो कॉलम नंबर 1 2 3, तो 2 + 3 को कर देंगे ऐड, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट कॉलम नंबर 4। तो TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC। तो जब आउटपुट जीरो है तब भी हमारी एक कॉस्ट लगती है जिसका नाम है फिक्स कॉस्ट। तो व्हेन क्वांटिटी इज जीरो, आउटपुट इज जीरो, देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल कब होते हैं, व्हेन आउटपुट इज जीरो। तो व्हेन TVC जीरो, ऐसे बोल सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं। व्हेन TVC इज जीरो, देन हाँ, TFC इक्वल एग्जैक्टली, टू TC, ये भी बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हो। तो कॉलम नंबर 4 सिंपली हमने कैसे कैलकुलेट किया, सेकंड प्लस थर्ड को ऐड करके। देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कॉलम नंबर 5। तो AFC का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में 20 तो है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्या हम इसको डिवाइड बाय जीरो करेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया, 20 हाँ अपॉन सर। बिकम्स इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें AFC में कुछ भी नहीं लिखना है। बिकॉज जब आउटपुट ही नहीं है, जब प्रोडक्शन ही नहीं है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, या एवरेज किसका निकालेंगे। तो इसलिए जब भी क्वांटिटी जीरो है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के आगे क्या लिखेंगे, डैश। किसी भी तरह की एवरेज कॉस्ट नहीं निकल सकती, चाहे वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट और इवन मार्जिनल कॉस्ट। तो जब क्वांटिटी जीरो है तो इन सब में क्या रहेगा, डैश। जीरो नहीं लिखेंगे, इट विल बी डैश। ओके अब सर। उसके बाद आगे AFC निकालना है। तो AFC की खास बात क्या है, एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। जितना ज्यादा आउटपुट, उतनी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे पहले 20 है, देन 10, फिर 6.67, 5 एंड सो ऑन, लास्ट होते होते 2.5। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान क्या रखना है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस। अब ये बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या डिक्रीज होते होते कभी जीरो पे आ सकता है क्या। नो सर। नो, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इट कैन नेवर बी जीरो। जीरो नहीं हो सकता। क्या नेगेटिव हो सकता है, नो सर। इवन नो नेगेटिव सर। नहीं होगा। देन कम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल हाँ कॉस्ट सर। हाँ सर। डिवाइडेड बाय हाँ क्वांटिटी, सर। तो आपका ABC निकल जाएगा। ABC में नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
इनिशियली डिक्रीज होती है, अपने लोएस्ट लेवल पे आ जाती है और उसके बाद वापस इंक्रीज होने लग जाती है। ये होता है एबीसी के अंदर। सेम थिंग हैपेंस विद एवरेज कॉस्ट ऑल्सो। इनिशियली एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो लोवेस्ट हो जाएगी एंड उसके बाद अगेन इट इंक्रीजेस। So as output increases, average cost decreases first, reaches to lowest, and then again increases. तो सेम पैटर्न हो गया एवरेज कॉस्ट के अंदर। एंड यही पैटर्न आपको और कहाँ मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर भी वही मिलेगा। शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, फिर एक पॉइंट के बाद में वो लोवेस्ट एंड देन अगेन इंक्रीजेस। तो इन तीनों के अंदर सेम पैटर्न दिख रहा है। तो इनका जो ग्राफ है, इनका जो कर्व है, उसका शेप सिमिलर बनेगा, एक जैसा बनेगा, उनके पैटर्न काफी मैच करेंगे। तो किनके मैच करेंगे, एवीसी, एसी एंड एमसी, इन तीनों के कर्व एक सिमिलर टाइप के बनेंगे, बिकॉज तीनों में क्या हो रहा है, पहले कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है और फिर उसके बाद में राइज हो रही है। तो जब भी कॉस्ट डिक्लाइन होके वापस राइज होगी तो कर्व का शेप कैसा बनेगा, इट विल बी अ यू शेप कर्व। इसको हम बोलते हैं यू शेप कर्व, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, तो ये बनता है यू शेप। अगर कहीं पे उल्टा हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज, पहले इंक्रीज और बाद में डिक्रीज, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड यू शेप, मतलब उल्टा यू, इन्वर्टेड यू। बट यहां पर इन तीनों केसेस के अंदर क्या बनेगा, द कर्व इज अ यू शेप कर्व। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। यस सर। ओके, यस सर। अब आते हैं हमारे पहले टोटल वाले कर्व पे। एक्स एक्सिस पे आपने लिया है क्या, आउटपुट क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है, कॉस्ट को। तो अब हमें पता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, क्या टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, नो, इट विल वो सर रिमेन। वो कांस्टेंट वो तो इसलिए फिक्स टोटल रहेगा। फिक्स कॉस्ट कर्व ये ऑलवेज कैसा रहेगा, इट इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व, ये आउटपुट के साथ में वेरी नहीं करता है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो जब आउटपुट जीरो है, जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो। एंड जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो राइज। तो इसलिए ये कर्व कहां से स्टार्ट होगा, इट विल बिगिन फ्रॉम जीरो, और इस तरह का एक कर्व बनेगा। दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट। अब देखो टोटल कॉस्ट के अंदर हमने क्या बोला कि टोटल कॉस्ट जब आपका आउटपुट जीरो है, जब आपका आउटपुट जीरो है तब भी क्या होगा, टोटल कॉस्ट इनकर होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, बिकॉज जीरो आउटपुट पे भी फिक्स कॉस्ट तो हमारी लगती है। तो इसलिए टीसी कर्व कहां से शुरुआत होगा, जहां से टीएफसी है वहां से आपका टीसी कर्व शुरू होगा। ओके, तो ये हो गए आपके थ्री टाइप्स ऑफ टोटल कर्व, टीएफसी, टीवीसी एंड देन टीसी। नाउ एवरेज कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिस्कस किया। हाँ, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व बनता है। वो कैसा होता है कि हमने बोला जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस। तो टीएफसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो इट इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड ये कभी भी एक्सिस पे टच नहीं होगा। ये इस तरह से एक्सिस के पास में जाएगा बट एक्सिस पे कभी भी टच नहीं होगा। तो दिस इज ए एफ सी कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। इस शेप को हम और क्या बोल सकते हैं, इस शेप का एक और नेम है, याद है किसी को, 11th 12th में कभी पढ़ा हो, एनीवन? सर 11th 12th में पढ़ा नहीं सर। पढ़ा ही नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं था आपके? नहीं, मैं साइंस से हूँ। अच्छा, आपके साइंस था मेरी तरह, ओके। हाँ सर। कॉन्वेक्स सर।
ओके, एक तो कॉन्वेक्स बोलते हैं, एक और नेम था, वो स्पेशली आपकी क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बट फिर भी वो आप लोगों ने कहीं पढ़ा है। तो यू इसको शेप्ड कर सकते इन हैं जनरल तो हम कॉन्वेक्स बोलते ही हैं। एग्जैक्ट एक और नेम है एएफसी कर्व के लिए, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हाइपरबोला भी एक तरह का शेप होता है जो मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं, जब मैथ्स में और डिटेल में जाते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में हाइपरबोला वगैरह मैथ्स में नहीं है फिलहाल, लेकिन इस शेप को हम बेसिकली बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा? इट विल बी अ यू शेप कर्व। हमने ऊपर डिस्कस किया, पहले एवरेज कॉस्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो ये यू शेप कर्व बनेगा। Similarly, average cost will also be a U-shaped curve, पहले decrease and then increase. And एक और curve है ऐसा U-shape का, that is the marginal cost. So these three curve are always a U-shaped curve. लेकिन फर्क क्या है तीनों में? तीनों में फर्क यह है कि उनकी हाइट किसी की हाइट नीचे है, किसी की थोड़ी ज्यादा है। तो जब हम तीनों कर्व को एक साथ में बनाएंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा अच्छा कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अभी तक हमने क्या समझा कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ऑल दीज थ्री आर यू शेप कर्व। अब एक रिलेशनशिप को भी समझ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कर्व बनाते हैं। एक्स वाई। अब हमने बनाया यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। दूसरा कर्व हमने बनाया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब इसको पहले समझते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एमसी कर्व एबीसी को इंटरसेक्ट करता है। कहां पे इंटरसेक्ट करता है? एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एबीसी। एबीसी का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे एमसी उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब उस पॉइंट पे दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो, पॉइंट नंबर 1, व्हेन एबीसी डिक्रीजेस। तो शुरुआत में एबीसी डिक्रीज हुआ, तो जब एबीसी फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आपको कंपेयर करना है एमसी के साथ में। तो उस वक्त कौन सा कर्व ऊपर है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? जब एबीसी फॉल हो रहा है तो कौन सा कर्व ग्रेटर है? एबीसी सर। एबीसी इज ग्रेटर, तो हमने कहा एबीसी इज ग्रेटर। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हुआ। साथ में हमें देखना है कि उस पॉइंट पे जब तक एबीसी गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो तब एमसी फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है? राइज जब हो रहा है सर। फॉल हो रहा है तो एमसी फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है? राइज हो रहा है। डायग्राम देख के बताओ। फॉल हो रहा है सर। एक ने हाँ, जब फॉल हो रहा है तब। दूसरे ने सर राइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और मैंने दोनों देख लिया, कुछ और ने दोनों देख लिए, है ना। तो जब एवीसी फॉल हो रहा है तो इनिशियली एमसी इज फॉलिंग एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स राइजिंग। तो एमसी के दोनों फेज हमें दिख गए, डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग। कब? जब एवीसी फॉल हो रहा है। तो जब एवीसी फॉल हुआ, एवीसी इज ग्रेटर देन एमसी। फिर आता है एवीसी फॉल होते होते कहां पहुंच गया? अपने मिनिमम लेवल पे। तो तब कौन ग्रेटर है? तो हमने कहा कोई ग्रेटर नहीं है, बोथ आर इक्वल। तो एवीसी इज इक्वल टू एमसी। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है, जब एवीसी अपने मिनिमम पे होता है उस पॉइंट पे एमसी इज राइजिंग और फॉलिंग? ये बताओ। जब एमसी, एबीसी मिनिमम में होता है हाँ, तब तब एमसी तो सर इक्वल टू दोनों एबीसी। इक्वल होते हैं सर। इक्वल तो है, लेकिन एमसी
इंक्रीजिंग फेज में है या डिक्रीजिंग फेज में है? इंक्रीजिंग फेज में है। इंक्रीजिंग फेज। इंक्रीजिंग। बस इस डायग्राम से आपको ये देखना है कि एमसी इज इन इंक्रीजिंग फेज। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हेन एवीसी इंक्रीजेस, अब जब एवीसी आपका इंक्रीज हो रहा है तो किसकी वैल्यू ग्रेटर है, एवीसी या एमसी? ग्राफ को देख के पता लग जाएगा कि एमसी फटाफट से ऊपर जा रहा है जबकि एवीसी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो नाउ दिस टाइम एमसी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एवीसी, एंड इस पोर्शन में एमसी इज राइजिंग। तो ये 3 पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप हो गए बिटवीन एवीसी एंड एमसी। हाँ सर। ओके, चलो ये हमें समझ आया। अब इसके बाद में एक और कर्व बनता है, दैट इज एसी कर्व। तो हम यहाँ पे एसी कर्व भी बना लेते हैं। तो एसी कर्व भी इस तरह से डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो एसी कर्व भी कैसा बनेगा, इट इज अ यू शेप कर्व। ये भी यू शेप कर्व है, लेकिन जब भी हम इसको बनाएंगे या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए एसी एंड एवीसी में से कौन ग्रेटर होगा हमेशा। एसी। AC, because AC includes average variable cost as well as average fixed cost, तो इसलिए हमेशा AC की वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए AC कर्व का बनेगा, AVC के ऊपर ही बनेगा हमेशा। तो इसलिए दोनों के अंदर आपको एक सफिशिएंट गैप दिखेगा। ऑल्सो इनिशियली आपको गैप ज्यादा मिलेगा बिटवीन ABC एंड AC। आगे जाते जाते ये गैप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होने लग जाती है। तो इसलिए दोनों का जो गैप है वो गैप रिड्यूस होता है। तो इसलिए इस टाइप से हम कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एमसी। अब जो 3 पॉइंट ऑफ रिलेशन हमने एवीसी एंड एमसी में किए थे, सेम टू सेम रिलेशन एसी और एमसी का है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, अगर आप बीच में से यहां से वी हटा देते हो तो ये आपका रिलेशन बन गया बिटवीन एसी एंड एमसी। एज इट इज नो चेंज, जस्ट कॉपी पेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन एसी डिक्रीजेस, उस पॉइंट पे एमसी पहले डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। कौन ग्रेटर है, एसी इज ग्रेटर। फिर एसी डिक्रीज होते होते कहाँ गया, मिनिमम पॉइंट पे, देन इट इज इक्वल टू एमसी, तब एमसी राइज हो रहा होता है। एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन एसी इंक्रीजेस, देन उस पॉइंट पे एमसी इज आल्सो इंक्रीजिंग बट द एमसी इज ग्रेटर देन एसी। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे रिलेशनशिप के। इसमें कोई डाउट किसी को? बहुत सर। चलो ये हो गया। अब ये सारे कंक्लूजन्स ग्राफ के। पॉइंट नंबर 1, एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या एवरेज कॉस्ट कर्व कह दे। तो एसी एंड एबीसी ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज एसी के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्लूड रहता है। फिर एमसी, एसी एंड एबीसी ये तीनों का शेप कैसा रहेगा, इट विल बी अ यू शेप कर्व। whereas if AFC is a downward sloping curve and it is never U shape, वो कभी U shape का नहीं होता। Then third, AFC is a downward sloping curve। AFC कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज एक्सिस को टच करने का मतलब है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर एएफसी की तरफ बाकी दूसरे कर्व भी कभी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने भी अगर एक्सिस को टच कर लिया तो वो कॉस्ट 0 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इनमें से कोई भी कॉस्ट कभी इन बिटवीन 0 नहीं हो सकती है। फिर एमसी कर्व कट करता है किसको, एसी एंड एबीसी को। कहां पे कट करता है, उनके मिनिमम पॉइंट के ऊपर। ये भी हमने अभी कवर किया।
MC रीचेज इट्स मिनिमम बिफोर AC। MC का मिनिमम पहले आ जाता है, AC के भी पहले एंड ABC के भी पहले। तो सबसे पहले MC का मिनिमम आ जाएगा। फिर AC एंड AFC, अगेन ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज AC इंक्लूड्स ABC ऑल्सो। तो इसलिए दोनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट जितना गैप हमेशा रहेगा, तो ये दोनों कर्व भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे हो गए आपके समरी पॉइंट्स। नाउ कम्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या फर्क हुआ बेसिकली। तो हमने बोला इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। कुछ को हम चेंज कर सकते हैं और कुछ को चेंज नहीं कर सकते। लेबर रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, बट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इन जनरल हमने समझा है। लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या बोलते हैं, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं इन अ सर्टेन रेशियो। तो प्लांट साइज हमें चेंज करना है तो एक्सपेंशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ लॉन्ग रन। फिर शॉर्ट रन कॉस्ट हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर टू प्रोड्यूस मोर इन इमीडिएट फ्यूचर कीपिंग द साइज ऑफ प्लांट अनचेंज। तो शॉर्ट रन कॉस्ट हमें सिर्फ क्या बता रही है, हमें फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या काम करना है। अगर लगता है फ्यूचर में थोड़ी डिमांड राइज हो रही है तो हम ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ज्यादा लेबर रॉ मटेरियल डाल के थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन प्लांट साइज क्या रहती है, सेम रहती है, इट इज अनचेंज। लेकिन लॉन्ग रन में हमारा डिसीजन क्या होता है कि हमें कितना एक्सपेंशन करना है, हमारा आउटपुट कितने टाइम्स करना है। वहां से टाइम्स की बात आती है, डबल ट्रिपल। तो वैसे डिसीजन हम लेते हैं लॉन्ग रन पे। अब शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का ड्यूरेशन कितना होता है। तो देर इज नो फिक्स ड्यूरेशन कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। और ये चीज वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि हर जगह पे कैपिटल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी बिजनेस में हो सकता है 1 लाख का इक्विपमेंट ही हो, तो बहुत जल्दी हम उसको चेंज कर सकते हैं। किसी के अंदर 1 करोड़, किसी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, तो उसको चेंज कर पाना 10 साल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। देन कम्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको हम बोलते हैं LAC कर्व। शॉर्ट में इसको बोलेंगे LAC कर्व। तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल। क्योंकि पता है लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारी लोवेस्ट कॉस्ट को हम अचीव कर सके। तो LAC कर्व इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व। इसका नाम है प्लानिंग कर्व या फिर एनवलप कर्व। ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो ये जो आपका कर्व है, दिस इज सिंपली अ यू शेप कर्व। तो ये आपका यू शेप कर्व है। तो दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन इंक्लूड्स लॉट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसमें बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं, लाइक SAC1, फिर ये SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व होते हैं। तो LAC इंक्लूड्स लॉट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो बहुत सारे एवरेज कॉस्ट कर्व रहेंगे, तो इट इज नोन एज एनवलप कर्व। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि व्हेन LAC इज टेंजेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC, ये LAC जो है SAC के फॉलिंग पार्ट से टेंजेंट हो रहा है। एंड जब हम आगे जाते हैं इनिशियली, मतलब एक लिमिट के बाद में, तो वो उसके राइजिंग पार्ट से टेंजेंट होता है। तो इनिशियली मैंने हमने बोला व्हेन LAC फॉल्स, व्हेन LAC फॉल्स इट इज टेंजेंट टू राइजिंग पार्ट ऑफ
SAC curve. And when LAC increases, it is tangent to falling part of SAC. सॉरी, इसमें हमने उल्टा लिखा, इट इज राइजिंग एंड यहाँ पे होगा फॉलिंग। तो फॉलिंग है तो फॉलिंग, राइजिंग है तो राइजिंग। तो इनिशियली शुरुआत में क्या हो रहा है, LAC आपका डाउन आ रहा है, तो इट इज टेंजेंट टू फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर जब LAC इंक्रीज हो रहा है, इट इज टेंजेंट टू राइजिंग पार्ट ऑफ SAC का। तो दोनों ऑलवेज कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में। मिडिल के अंदर, मिडिल में क्या है, आपका कॉस्ट लोवेस्ट हो जाता है, तो इन बिटवीन द कॉस्ट इज लोवेस्ट। So the LAC curve is tangent to each of the SAC curve. So when LAC is declining, it is tangent to the falling part of SAC, and when it is rising, it is tangent to the rising portion of SAC. अब LAC से हमें और क्या पता चलता है कि जब LAC फॉल हो रहा है, तो फॉल क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये हमने पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब कि जैसे जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, तो हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद जब कॉस्ट वापस बढ़ने लग जाती है, दैट इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हम कह सकते हैं, या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो कॉस्ट कम होना इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉस्ट बढ़ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कॉस्ट कम होने की वजह इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कह सकते हैं, कॉस्ट बढ़ने की वजह डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती है। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, अब आता है आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं ब्रेक इवन? ब्रेक इवन पॉइंट एक सिचुएशन होता है जिसमें लाइक एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन, या फिर उसका इक्वेशन से मैं भूल गई। वो एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे या स्टॉप करेंगे। ओके, हाँ, और कोई साथ में बता रहा था? So when cost become equal to revenue. When cost and revenue both are equal, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं when there is no profit no loss, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। अब इसको समझते हैं एक फॉर्मेट के साथ में। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको CA फाइनल तक काम आएगा। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये माइनस करने के बाद में जो आपका फिगर आता है, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद जो फिगर आएगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। अब हमको बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6, fixed cost is, let's take 8,000, ये दे रखा है। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला if sales quantity is 5,000 units, find profit और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स में कितना लिखेंगे फिगर, 50,000। 50,000। 5,000 की क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं एंड पर यूनिट कितना है, ₹10। तो 50,000 हो गई आपकी सेल्स।
इन रुपीस, उसमें से क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000. 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 20,000। 20,000। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट 12,000. तो व्हेन सेल्स क्वांटिटी इज 5,000 द प्रॉफिट विल बी 12,000. ये आपका कंक्लूजन आ गया कि अगर आपको ये सिचुएशन दी है तो आप ऐसे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर इसके अंदर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन क्या होगा? तो ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि व्हेन प्रॉफिट बिकम जीरो. फिक्स्ड कॉस्ट जो उल्टा चल के बताता हूं एक बार, फिर हम उसका फॉर्मूला समझते हैं. तो देखो ब्रेक इवन में प्रॉफिट कितना लिखेंगे? 0. क्या फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज होगा क्या? नो. नो सर। फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी 8,000. कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए अभी हमें नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे आउटपुट कुछ भी है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन सेम. तो 10 की सेलिंग प्राइस, 6 का वेरिएबल कॉस्ट, तो 4 रुपीज क्या है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, ये तो क्लियर है. सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट बेचेंगे तो 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 10 बेचोगे तो 40 का मिलेगा, 100 बेचोगे तो 400 का मिलेगा. तो जितने यूनिट्स आप बेचोगे अकॉर्डिंगली उतना कंट्रीब्यूशन आपको मिलता जाएगा. अब हमें ये कहना है कि कितने यूनिट्स हम सेल करें जिससे 8,000 का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाए. बिकॉज 8 माइनस 8 तभी तो आएगा 0. 8 में से 8 जाएगा तभी तो 0 आएगा. तो इस 8,000 को आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका क्वांटिटी. तो इसी चीज को अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फिक्स कॉस्ट है आपकी 8,000, कंट्रीब्यूशन हुआ 4 रुपीज, तो 2,000 इज योर क्वांटिटी. तो अगर आपने 2,000 की क्वांटिटी को सेल किया है देन यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट. मतलब ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस. ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। रिपीट कर दो सर एक बार। देखो हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन निकालना है. तो ब्रेक इवन निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी? 8,000. फिर आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो इनका डिफरेंस हमने लिया, तो 4 रुपीज आ गया आपका सीपीयू. तो जैसे ही उससे डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 2,000 यूनिट्स. दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. ओके सर। ओके. अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू, तो क्या लिखोगे? मतलब हम कितनी सेल्स करें कि आपका ब्रेक इवन आ जाए. तो 2,000 तो क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, तो 20,000 की क्या होनी चाहिए? सेल्स. तो अगर 20 की सेल्स है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 8,000. 8 में से आपने 8 लेस कर दिया फिक्स कॉस्ट, टोटल इज 0. सो दिस इज द ब्रेक इवन रेवेन्यू. सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ. इन जनरल ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ये क्या सीए में अप्लाई होता है डेली कोर्स में? डेली वो डिपेंड करता है आप किस जगह पे वर्क कर रहे हो. अगर आप किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेज करते हो तो वहां पर ये ऐसी बहुत सारी चीजें काम में आती है. तो आज के जमाने में कॉस्ट कटिंग जो है ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है. तो जिसको कॉस्ट कटिंग करना आता है तो वो कंपनी उसको बहुत जल्दी हायर कर लेती है, क्योंकि आपको वो ट्रिक पता है, कैलकुलेशन पता है, वो फिगर्स पता है. तो अगर आपके पास एक टेक्निक है तभी आप वो सारी चीजें कर पाओ.
तो इसलिए ये सारे बेसिक्स हमें सिखाए जाते हैं कि हम इसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। यस सर। तो प्रैक्टिकली जैसे मैं भी बहुत सारी फैक्ट्रीज को देखता हूँ कई बार, तो उसके अंदर ही सिचुएशन हमारी सामने आती है, तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि आपको इस जगह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इस जगह से आप उसको कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बेनिफिट रहता है। अच्छा ये बताओ कि वो संडे की क्लास का नोटिफिकेशन आया क्या कोई? सर देखा नहीं अभी सर। नो सर। मैं सर मॉक पता है टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 29 से। 29 से ना, वो फर्स्ट हाँ सीरीज, हाँ सर। फर्स्ट सीरीज जल्दी होती है थोड़ी, सेकंड सीरीज मई 20 के आसपास होनी चाहिए। हाँ सर, वैसे ही बाकी होगा। संडे को जो टाइमिंग दिया है वो 2 to 4 का रखा है उसमें, और वो है रहेगा आपका डाउट सेशन, रेशियो, इंडिसेस, लॉगरिथम, इन चैप्टर्स का। सर BOS पे अपडेटेड है ये। है अपडेटेड? ओके, ठीक है। तो इसके अलावा और सर कोई थोड़ा ये मॉड्यूल है वहाँ पूछना पे? था, ये MT ये क्या होता है सर? थोड़ा जस्ट बताएंगे ब्रीफ में, मुझे पता नहीं। अच्छा, आईसीआई की जो वेबसाइट है ना, उस पे मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, MTP। मॉक टेस्ट पेपर्स में वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अपने घर से 100 क्वेश्चंस डाउनलोड करके सॉल्व करने हैं, और कुछ दिन बाद उसके आंसर की अपलोड होती है। तो दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप घर बैठे उसको